हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पार्ट देखा था। आई होप कि आपने रिवीजन किया होगा सारे पार्ट का। और आज हम 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लें हम। रेखाएं और कोण। रेखाखंड जिसके दो सीमित बिंदु होते थे, किरण जिसका एक तो सीमित बिंदु होता था लेकिन एक असीमित बिंदु होता था, और रेखा जिसके दोनों ही असीमित बिंदु होते थे। देन उसके बाद में हमने कोणों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से कोण थे? एक तो न्यून कोण जो 90 से कम हो, दूसरा सम कोण जो बराबर 90 के बराबर हो, और तीसरा अधिक कोण जो 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, और पांचवा पढ़ा था ऋजु कोण जो था बराबर 180 डिग्री, यानी जो रेखी युग्म बनाता है वो कोण। देन उसके बाद में प्रतिवर्ती कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा 180 और 360 के बीच में होती थी। क्लियर? उसके बाद में हमने आसन्न कोणों के बारे में पढ़ा था। दो कोण आसन्न कब होंगे? 3 कंडीशन फॉलो करेंगे तब। पहली, जब भुजा उभयनिष्ठ हो, दूसरी उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और तीसरी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। क्लियर? तो इसमें उभयनिष्ठ भुजा है AB और BC, ये हमने देखा था। देन उसके बाद में हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे। शीर्षाभिमुख कोण यानी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस में काटती है, तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वे हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद में हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं देखी थी। प्रतिच्छेदी रेखाएं वही जो आपस में क्रॉस करती है, और अप्रतिच्छेदी यानी समांतर रेखाएं जो हमने रेल की पटरी का उदाहरण देखा था कि जो बिल्कुल समांतर चलती है, वो आपस में आगे कभी नहीं मिलती, ये वाला देखा था हमने। देन उसके बाद में कोणों के युग्म के जो रेखी युग्म है उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? करें। फर्स्ट क्वेश्चन, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD, देखो AB कहाँ है और CD कहाँ है, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पर यदि AOC, देखो वेयर इज AOC, AOC ये कोण, और BOE इन दोनों का योग है 70 डिग्री, और BOD 40 डिग्री है। अब देखो BOD का है ये वाला, ये 40 डिग्री है। तो हमको निकालना क्या है? एक तो BOE, अब देखो BOE का है, BOE ये सिर्फ ये एंगल निकालना है। देन प्रतिवर्ती COE, सिर्फ COE नहीं पूछा है, प्रतिवर्ती यानी उसका रिफ्लेक्स एंगल। तो COE ये वाला एंगल है, यानी इसका ही पीछे वाला पूरा एंगल, प्रतिवर्ती एंगल निकालनी। दो चीजें हमको निकालनी है। करें स्टार्ट? यस। तो देखो सबसे पहले इसने दे रखा है कि AOC और BOE का सम है 70 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल का सम हो गया मेरा 70 डिग्री। देन BOD इसका मेरा है 40 डिग्री। अब देखो इसमें अगर इस लाइन को मैं ध्यान से देखूं तो ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है ना स्ट्रेट लाइन। तो जब एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से एक एंगल 40 डिग्री दे रखा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखो ये हमारे पास आ गया, ये भी आ गया 40, और इन दोनों का योग 70 डिग्री है। अब हमको सिर्फ ये निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक बिंदु से अगर पूरा सर्कल करें तो उसके सारे कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। तो अब हमको सिर्फ एक एंगल निकालना बचा है, तो हम निकाल सकते हैं। सबको जोड़ दें और 360 में से माइनस कर दें। क्लियर? चलो देखो ये तो मेरी कोई AOB रेखा थी, तो AOC और BOE का मान है 70 डिग्री, और BOD
40 डिग्री। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपन को गिवन क्या है सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहिए कि हमको गिवन क्या है और हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन तभी पूरा तरीके से सही माना जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कि गिवन क्या क्या है कि ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे? बिंदु ओ पे। और ये फर्स्ट चीज ये दी हुई है कि ए ओ सी प्लस BOE दोनों का योग है 70 डिग्री और BOD 40 डिग्री दे रखा है। और हमको निकालना ये है BOE एंगल और रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती एंगल COE। अब हम जानते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी AOB एक सीधी रेखा है। ये देखो AOB सीधी रेखा है, इस पर बनने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये 40 डिग्री है, तो रिमेनिंग कितना होगा 180 माइनस 40। ये 140 और ये 140, तो हमने निकाल लिया AOD इक्वल टू 180 माइनस 40, 140। अब ये 40 आ गया, ये 40, ये 140 आ गया, ये 40 डिग्री आ गया और ये 70 है इन दोनों का योग, तो ये मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि टोटल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सबकी वैल्यू रखते जाओ 140, 40, 70 और इसको एक बार मैं x मान लेती हूँ क्योंकि जब तक मुझे कोई चीज़ पता ना हो ना तो उसको मैं x मान सकती हूँ। तो मैंने इसको x मान लिया। अब देखो, अब इनको करो 140 प्लस 40 और 70 करो ऐड, तो कितना हो गया 25, 250। अब इनका सम हो गया 250 और 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। और जो चीज़ हमको पता होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है, तो 250 को मैं क्या करूँगी इक्वल टू के राइट हैंड साइड भेज दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 360 माइनस 250, तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ओके, यानी इस एंगल की वैल्यू आई है ये COE। लेकिन क्वेश्चन वापस पढ़ो ध्यान से, मुझे COE नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है प्रतिवर्ती ऑफ COE। क्लियर? तो प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा उसको जो 360 में से ये COE नहीं, इसके पीछे वाला पार्ट निकालना है पूरा जो राउंड अप है वो, तो 360 में से माइनस कर देंगे तो मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स 360 माइनस 110 यानी 250 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स ऑफ COE का मान। एक वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, दिस वन BOE। अब देखो BOE में एक हिंट ये दे रखा था कि BOE और AOC दोनों का योग 70 डिग्री था। इसने ऐसे नहीं कहा था कि एक 70 डिग्री है, दोनों का योग। तो इसमें आप ये नहीं एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन सा कितने डिग्री का है। तो इसमें आपको अब देखो, अगर मैं ये वाली लाइन लूं, ये देखो ये वाली CD लाइन, क्लियर? इसमें एक एंगल 40 डिग्री है, ये वाला अभी हमको निकालना है और ये एंगल मेरा आ गया 110 डिग्री। अभी हमने निकाला था ना COE का मान, तो मैं सिर्फ ये वाला निकाल सकती हूँ ना एंगल, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये संरेख है कि नहीं है, लीनियर पेयर में है ना, तो मैं निकाल सकती हूँ। तो 110 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 और 40 को ऐड किया कितने आए 150 और प्लस x इक्वल टू 180। तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो 150 लाइन के इस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आ गए दोनों एंगल जो हमको निकालने थे, एक तो BOE और प्रतिवर्ती ऑफ COE। आ गए दोनों एंगल। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना बच्चों? अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, तो आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा माइंड में कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। करें आगे सेकंड क्वेश्चन। यस, देखो आकृति 6.14 ये वाला, इसमें रेखाएं XY और MN ये कोई रेखाएं हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब क्रॉस में काट रही है O पर। और इसमें क्या दे रखा है कि POY, वेयर इज POY? POY ये वाला 90 डिग्री, ये देखो, हाँ ये है। और A और B का अनुपात है 2:3, 2:3 अनुपात में है A और B। तो हमको A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री और ये एक स्ट्रेट लाइन है XY। तो ये रिमेनिंग एंगल कितने होंगे
अगर एक 90 डिग्री का है तो दूसरे एंगल कितने होंगे, वो भी 90 डिग्री के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब वो 90 डिग्री किस रेशो में है, 2:3 में है। तो अब हम रेशो कैसे करते हैं, अब मैं कोई एक अननोन क्वांटिटी लूंगी, यानी मैं कोई एक्स टर्म ले लूं, यानी उनका रेशो कैसे हो गया, मतलब मुझे 90 को बांटना है 2:3 के रेशो में, इसका मतलब ये है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं x ले लूँ तो 2x + 3x = 90, ऐसे लिख सकती हूँ ना। क्योंकि देखो रेशो में आप कैसे बांटोगे, 2:3 आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कुछ ऐसी क्वांटिटी भी साथ में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 90 को बांटना है, मतलब 90 को 2 भागों में ऐसा बांटना है कि वो 2:3 में आ जाए ऐसे। तो इसलिए मैंने 2x + 3x लिया एक बार, तो 5x, a की वैल्यू है a और b 2:3 में, तो 2x + 3x = 90 डिग्री। तो 5x, 2x और 3x दोनों आपस में जुड़ेंगे। देखो इनको प्लस करना भी आपको आना चाहिए, इंटू मत कर देना इनको कि 2x × 3x इंटू कर दिए, नो, 2x + 3x है तो 2 + 3 आपस में जुड़ेंगे तो 5x, तो 5x = 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 / 5, तो x की वैल्यू आ गई 18। बट मुझे तो x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, 2x, क्योंकि मैंने 90 को किस रेशो में किया था, 2x के और 3x के। तो देखो, तो x की वैल्यू है 18, तो 2x की कितनी हो गई, 18 × 2 यानी 36, और 3x की कितनी हो गई, 18 × 3 54। तो यानी उनका रेशो कितना हो गया, जो 90 डिग्री एंगल था ना, उसका एक एंगल होगा 36 का और दूसरा होगा 54 का, हो गया ना 2:3 में रेशो में। अब हमको निकालना है c। अब a और b तो पता चल गए, c कैसे निकालोगे। अब देखो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये mn भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, दिख रही है ना, यस। अब b हमको पता है तो c हम निकाल सकते हैं ना। देखो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये mn एक स्ट्रेट लाइन है। तो b की वैल्यू जब मुझे पता है, b की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 54, तो मैं c की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कैसे, -180 में से माइनस करेंगे, तो c = 180 - 54, तो c की वैल्यू आ गई 126। तो a की वैल्यू आई 36, b की 54 और c की आ गई 126 डिग्री। आ गए ना। चले थर्ड क्वेश्चन पर, चलो। आकृति 6.15 में यदि PQR, ये वाला अंदर वाला एंगल है PQR, और PRQ, ये दोनों अंदर जी की साइड में जो एंगल है ना, वो दोनों बराबर है। ये देखो ये बराबर का साइन है, ये जो एक सिंगल कोण बता रखा है ना, तो वो अगर यहाँ डबल होता तो अनइक्वल होते, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQS कहाँ है, PQS ये बाहर वाले, और PRT इसमें भी बाहर वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो देखो ये क्या प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। अब इसमें प्रूव करने वाले भी आएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या टेक्निक यूज करनी है, क्या, क्योंकि इसमें आप देखो पहले कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या निकालना है उस अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट हमको ये दिख रहा है कि ST जो मेरी है वो स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो अगर इस पे मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा एंगल, दोनों कोणों का योग 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। और इन दोनों कोणों का योग भी 180 हो रहा है। तो मैं एक इक्वेशन ऐसे लिख सकती हूँ कि ये कोण और ये कोण, कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, तो 1 और 2 इन दोनों का योग 180 होगा, यानी PQR और PQS = 180 डिग्री। और एंगल PRQ और PRT दोनों भी हैं 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, दोनों इक्वल टू 180 डिग्री हैं तो आपस में भी दोनों बराबर हो सकते हैं ना। ये देखो दोनों ही 180 डिग्री है, तो ये भी और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हो गई। तो मैं कह सकती हूँ कि PQR, एंगल PQR एंड एंगल PQS और PRQ और PRT, ये चारों एंगल बराबर है। तो मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया था कि PQR और
PRQ ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कट हो गए, ये वाला PQR और PRT ये दोनों कट हो गए। तो क्योंकि जब दोनों इक्वल चीजें होती है ना बराबर के दोनों साइड में, तो आपस में कट हो सकती है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो बचा क्या, PQS और PRT ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और यही हमको प्रूव करना था कि PQS ये बाहर वाला कोण और PRT ये दोनों बराबर है कि नहीं। क्लियर, समझ में आए ना। करें क्वेश्चन नंबर 4। यस, देखो आकृति 6.16 में x प्लस वाई, ये देखो x प्लस वाई ये दोनों है, और y प्लस जेड ये नीचे वाले y प्लस w प्लस जेड, सॉरी एक तो ऊपर तो है x प्लस वाई और नीचे है w प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। अब AOB कहाँ है, ये AOB एक रेखा है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो इसमें हमको पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको ये देखना है। दो चीजें दी है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, यानी रेखा के इस तरफ बने कोण और रेखा के RHS साइड में बने कोण और LHS साइड में बने कोण दोनों बराबर हैं। x प्लस वाई बराबर है w पर z के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर मैं इस पूरे O बिंदु की बात करूं तो इस पे बने कोण कितने होंगे, 360 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं उस बिंदु से स्टार्ट करके पूरा सर्कल करूं तो कितने होंगे, एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना पूरा रोटेशन, तो 360 है। तो ऐड करूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, चारों को मैंने ऐड किया, सम कितना हो गया 360 डिग्री। अब एक हिंट क्वेश्चन में दिया था कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो लिख दिया मैंने x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब जब x प्लस वाई और x प्लस वाई दो बार है तो हो जाएंगे वो 2x प्लस वाई होंगे कि नहीं होंगे, दो बाहर कॉमन ले लिया 2x प्लस वाई। अब x प्लस वाई सिर्फ निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड करो कितना गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और जब x प्लस वाई इधर वाले कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। हमने अभी लास्ट चैप्टर में अभी जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए यानी वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक रेखीय युग्म है। तो इससे प्रूव हो गया कि x प्लस वाई का योग 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। कौन, AOB। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 6.17 में PQR, देखो PQR कहाँ है, ये देखो ये POQ, ये एक रेखा है, सीधी रेखा। नेक्स्ट किरण OR, ये किरण देखो, किरण और रेखा में डिफरेंस हमने पढ़ा था ना, किरण का एक बिंदु तो सीमित होता है लेकिन एक बिंदु असीमित होता है, और रेखा के दोनों ही बिंदु असीमित होते हैं। तो OP, किरण OP OR के बीच OS अन्य एक किरण है, मतलब दो कोई किरण है उसके बीच में OS अन्य एक किरण है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ROS, वेयर इज ROS, ये रहा। देखो जो जो हमको प्रूफ पे दिया है ना वो आप देखते जाओ कि ये वैल्यू है कहाँ, क्योंकि देखो हमको ROS इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। अब QOS कहाँ है, ये पूरा, और माइनस POS ये वाला, ये हमको निकालना है। तो देखो प्रूफ में आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, अब आपको एक चीज को लेके चलना है और दूसरी चीज लेके आनी है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हम ROS हमको चाहिए, करें स्टार्ट। देखो POQ एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है ना POQ। अब ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो देखो POS ये वाला एंगल, ROS ये वाला एंगल, और प्लस ROQ ये 90 डिग्री,
इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो POS प्लस ROS प्लस ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो जो OR है वो PQ पर लंब है यानी ROQ की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर है ना, ये 90 डिग्री। अब एक एंगल की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री, तो मैं ये पुट कर सकती हूँ कि इस वाली इक्वेशन में ये इसमें 90 डिग्री मेरे को पता है तो मैंने रख दी। तो POS प्लस ROS प्लस ROQ की जगह रख दिया 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 जब इक्वल टू के इस साइड गया तो 180 माइनस 90 कितना होता है 90। तो मैं लिख सकती हूँ POS प्लस ROS इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखो ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ROS की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना, आप सोचोगे मैंने सिर्फ ROS ही क्यों लिया इधर, कि ROS इक्वल टू 90 माइनस POS, ऐसा क्यों किया, इसीलिए क्योंकि मुझे ROS की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको निकालना क्या है और क्या इक्वेशन लेके चलनी है, तभी आप अच्छे से समझ में कर पाओगे। क्योंकि देखो इसमें अपन को ROS पूछा है तो अपन को इक्वेशन ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी जो ROS से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरी इक्वेशन लेके चल रहे हो जिसमें दूसरी टर्म आ रही है, नहीं, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ROS पूछा है तो हम ROS के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, वैसी ऐसी कोई इक्वेशन लेंगे जिसमें ROS की टर्म आ रही हो। तो ये वाली ROS, तो ROS की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस POS, ये मेरी इक्वेशन हो गई 1। सेकंड इक्वेशन, अब देखो ROS प्लस 90 इक्वल टू QOS। अगर मैं इस लाइन को देखूं ध्यान से, देखो QOS पूरा, तो ये किसका सम है, एक तो इस 90 डिग्री का और एक ROS का सम है कि नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया कि ROS प्लस 90 डिग्री होगा QOS। तो सिर्फ मुझे ROS की वैल्यू निकालनी है, यानी 90 इक्वल टू के इस साइड चला गया तो QOS इक्वल टू ROS इक्वल टू QOS माइनस 90, ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब यहाँ भी ROS है और यहाँ भी ROS है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए था मुझे ROS, तो अब दोनों ROS है तो एक काम करूँ मैं दोनों को ऐड कर दूँ। तो अगर मैंने, और जब भी ऐड होते हैं तो उनका नियम होता है LHS एक साथ जुड़ता है और RHS एक साथ जुड़ता है, ये बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना। तो इधर मैंने जोड़ा ROS प्लस ROS कितना होता है, देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, दोनों ROS जुड़े तो 2 ROS, तो मैंने लिख दिया 2 ROS। और RHS पार्ट जुड़ेगा तो RHS पार्ट में फर्स्ट पार्ट क्या था 90 माइनस POS, सेकंड क्या था QOS माइनस 90, QOS माइनस, मतलब जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दो आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि आप डायरेक्ट करोगे तो आपके गलत होने की संभावना रहेगी, तो जैसा पार्ट लिखा है एक बार तो आप वैसा का वैसा लिख दो। तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब देखो 2 ROS 2 ROS हो गए, 1 ROS और इधर भी 1 ROS था। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था और ये वाला सेकंड पार्ट था। अब ये 90 प्लस का है और ये 90 माइनस का है, आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे। देखो कोई मेरे पास कोई डिजिट है +5 और एक है -5, तो +5 और -5 कटते हैं ना, तो ये 90 प्लस का ये माइनस का 90, ये दोनों आपस में कट गए। अब बचा कौन 2 ROS इक्वल टू QOS माइनस POS, क्योंकि देखो हमेशा ये कोशिश करो जो प्लस का है वो पहले लाने की कोशिश करो और जो माइनस का है वो पीछे की साइड में। तो देखो इसके आगे प्लस है कि नहीं है QOS के, तो ये मैं आगे लिख सकती हूँ, और POS के आगे माइनस है तो ये मैंने पीछे लिख दिया। तो अब ये मेरी इक्वेशन हो गई थी। अब देखो क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ आ रहा है कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। अब हाफ कैसे आ सकता है, आप थोड़ा आइडिया लगाओ। तो इधर मेरे आगे 2 है, तो अगर मैं इक्वल टू को नीचे भेज दूँ, मतलब 2 को नीचे भेज दूँ इक्वल टू के दूसरी साइड में, तो जब जो इनटू में होता है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। तो 2 अगर इधर गया तो 1/2 हो गया इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हमको प्रूव करना था। ये वाली इक्वेशन आ गया ना कि ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, आ गया ना आंसर।
ये देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी ट्रिक आपको अपनी भी यूज करनी पड़ेगी कि हमको पूछा क्या है और हमको लाना क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसे नहीं कि आप कोई थर्ड वन चीज ही ले रहे हो जो इससे रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था तो ROS है ये, और QoS और POS, मतलब ये तीन चीजें अपनी आनी चाहिए क्वेश्चन में, मतलब जो अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें। तो ये इन तीनों से रिलेटेड ही आप सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर आएगा। 6th क्वेश्चन दिया है x y z, जैसे कोई एंगल है x y और z, ये कोई x y z, ये 64 डिग्री है और x और y बिंदु को P तक बढ़ाया गया है। इसको बाई चांस मैंने आगे और P तक बढ़ाया, दी हुई सूचना से आकृति, इसको मैं या तो ऐसे बढ़ा सकती हूँ y को आगे P तक, और y q z y p को समद्विभाजित करता है, और एक y q कोई बिंदु है ये q, तो वो z p को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भाग में बांट रहा है। तो x y q और प्रतिवर्ती q y p दोनों का मान ज्ञात करना है। करें? देखो सबसे पहले तो मैंने एक एंगल था एक्स वाई जेड, ये मैंने एंगल खींच लिया एक्स वाई जेड जो था मेरा 64 डिग्री, कर लिया। अब बिंदु y को मुझे P तक बढ़ाना है पीछे की साइड में, तो y को मैंने पीछे की साइड में बढ़ाया, ये कोई बिंदु था मेरा P। उसके बाद में YQ रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि YQ जो किरण है ना वो इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हमको अब फाइंड क्या करना है, देखो हमको निकालना है एक तो XYQ। अब XYQ कहाँ है, X, Y और Q ये पूरा, और दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, प्रतिवर्तियों QYP। अब QY और P इसका प्रतिवर्ती ये पूरा, ये दो चीजें हमको इसमें फाइंड करनी है। करें स्टार्ट? अब देखो सबसे पहले हमको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, कि सबसे पहले हमको गिवन क्या है। सबसे पहले तो आप उसका डायग्राम बना लो कि डायग्राम कैसे बन रहा है, उसके बाद में उसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं वो आप सबसे पहले लिख लो कि मुझे एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री, तो ये मैंने लिख लिया। सिर्फ एक ही चीज इसमें दे रखी थी, और एक चीज और दे रखी थी कि वाई क्यू जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर हमको आगे कोई यूज करना होगा ना तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो अब देखो अगर ये लाइन में देखो ध्यान से तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और एक रेखीय युग्म बनाने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक्स वाई जेड एंगल 1, जेड वाई क्यू एंगल 2 और क्यू वाई पी एंगल 3 होगा ना। ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये आ गया मेरा 180 डिग्री। अब इसमें से मुझे क्या क्या पता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री, रख दी मैंने 64, और जो बाकी रिमेनिंग ऐसे कैसे लिख दी है इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज और इसमें क्या दे रखी है हिंट, देखो कि जो वाई क्यू था वो बाइसेक्ट कर रहा था दोनों कोणों को, यानी दोनों कोणों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। बराबर है कि नहीं है? तो इसको मैं कोई भी एक एंगल लिख सकती हूँ ना, कि जैसे जेड वाई क्यू बराबर है क्यू वाई पी के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जेड वाई पी की जगह 64 प्लस एंगल जेड वाई क्यू किसके बराबर है, क्यू वाई पी के, और क्यू वाई पी तो खुद क्यू वाई पी है, तो क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों कितने हो गए, 2 क्यू वाई पी हो गए ना। तो 2 क्यू वाई पी, अब ये 64 इक्वल टू के इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, तो 180 माइनस 64 करो और 116 डिग्री।
अब ये तो 2QYP की वैल्यू है, मुझे कितनी है, सिर्फ QYP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो QYP कितना हो गया, 58 डिग्री। क्लियर। अब देखो इसमें क्या पूछा था हमको, QYP पूछा था क्या, नहीं, प्रतिवर्ती QYP पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, जैसे देखो ये कोई एंगल है QYP, अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है, प्रतिवर्ती, यानी उसको जो रिमेनिंग उसको छोड़ के उल्टा वाला, यानी जो भी हो उसको 360 में से माइनस कर दो। तो क्या 58 डिग्री आई QYP की वैल्यू, तो मुझे तो उसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती QYP कितना होगा, 360 माइनस 58 डिग्री, यानी 302 डिग्री हो गया इसकी वैल्यू। क्लियर। एक तो आंसर मेरा आ गया फर्स्ट। अब मुझे एक चीज और निकालनी है, कौन सी वाली, सेकंड क्या था, एक एंगल XYQ। अब कहाँ है XY, ये तो XY और Q, अच्छा ये पूरा, ये मेरे को फाइंड करना है XYQ। अब XYQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ये पूरा एंगल है XYQ, तो वो किसका, एक तो 64 का और एक सेकंड वाला जो एंगल का उसका सम था, यानी वो XYZ और ZYQ का सम है कि नहीं है, है। तो XYZ की वैल्यू तो मुझे गिवन है, तो मैंने रख दी 64 डिग्री। और ZYQ, तो ZYQ किसके बराबर था, QYP के बराबर था कि नहीं था, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि वो लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो और इसकी ZYQ की वैल्यू अभी कितनी आई थी, 58 डिग्री, तो मैंने पुट कर दी। तो XYQ की वैल्यू आ गई 64 प्लस 58 डिग्री, ऐड करो 64 और 58 को, 122 डिग्री। क्लियर। तो आगे दोनों एंगल की वैल्यू XYQ और प्रतिवर्ती ऑफ XYP की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 6.1 फिनिश हुई। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चन खुद से करो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। क्लियर। तो अब आगे चले, तभी आप पहले सारे क्वेश्चन कीजिएगा, तभी आगे का वीडियो देखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे का थ्योरी पार्ट। समांतर रेखाएं और तियर्क रेखाएं। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, समांतर रेखाएं जो बिल्कुल पैरेलल चलती है, और तियर्क रेखा ट्रांसवर्सल लाइन हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। दो समांतर रेखाओं को एक आड़ी रेखा काटती है तो वो तियर्क रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। और इससे बनने वाले कोणों के बारे में भी पढ़ा था हमने, कौन से कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, रेखीय युग्म, वो वाली सारी चीजें हमने देखी थी। आपको याद होगा कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो तियर्क रेखा कहलाती है। अब देखो इस डायग्राम में ये कोई रेखा M है और ये कोई N है। अब इसको एक लाइन L है जो उसको प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये वाली जो L लाइन है ना वो क्या है, तियर्क रेखा। अब रेखा L और M और N को क्रमशः बिंदु P और Q पर, ये कोई बिंदु P है और ये Q है, देखो ये कोई बिंदु P है और ये Q है, इस पे कट कर रही है ना, उस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो रेखा L रेखाओं M और N को तियर्क रेखा है और P और Q पर इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो आइए इन कोणों की आकृति 6.8 में दर्शाए अनुसार 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 8 तक हमको नामांकन करना है। तो देखो ये कोई दो लाइन थी M और N, इसको एक लाइन L काट रही है। तो कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एक कोण, 2, 3 और 4, ये मैंने नाम दिए कोणों के, 5 और 6, 7 और 8, ये कोई मैंने 8 तक नामांकन कर दिया कोणों का। अब देखो कोण 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो 1, 2, 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर की तरफ बने कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण। देखो बाहर की तरफ दिख रहे हैं ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसके बाहर की तरफ बने कोण ये, तो ये हो गए बाह्य कोण। अब इसमें अंतः कोण कौन से होंगे, जो लाइन के अंदर की साइड में बने होंगे, यानी 3 और 4 और 5 और 6। तो
3, 4, 5, 6 क्या है? अंतः कोण, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। हमने ये लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है, ये तो हमारा बस रिवीजन हो रहा है। याद कीजिए कि पिछली कक्षाओं में आपने कुछ कोणों के युग्म का नामांकन किया था, जो एक तियर्क रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने से बनते हैं। कौन कौन से कोण थे? संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर में भी दो टाइप है, एक तो अंदर की साइड में और एक बाहर की साइड में। और तियर्क रेखा के एक ही कोण के अंतः कोण, एक ही साइड बने कोणों के अंतः कोण, जिन दोनों का मान कितना होता था? 180 डिग्री। ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले है संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखनी चाहिए, आगे फायदा होता है, ठीक है। तो संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 और 5, अब देखो 1 कहाँ है? 1 और 5 संगत कोण मतलब जो रेखा के एक ही तरफ बने कोण। अगर ऊपर की साइड में है तो ऊपर और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में। अब एक की पोजीशन देखो, ये रेखा है, इसके ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में, ये रेखा N है, ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में। तो 1 और 5 हो गए ना संगत कोण। यस। दूसरा है 2 और 6। अब 2 और 6 की पोजीशन देखो, 2, ये 2 और ये 6। अब 2 और 6 की पोजीशन देखो, रेखा के ऊपर की साइड में राइट साइड में। तो 2 रेखा के ऊपर राइट, 6 रेखा के ऊपर राइट साइड में। नेक्स्ट 4 और 8। अब ये 4 है और ये 8 है, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में, रेखा के नीचे लेफ्ट साइड में 4 और 8 की पोजीशन। और तीसरा है चौथा 3 और 7, रेखा के नीचे राइट साइड में, रेखा के नीचे राइट साइड में। हो गए ना चारों पैर। तो ये किसके हैं? संगत कोणों के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब है एकांतर कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेटली एक छोड़ के एक, 4 और 6। और देखो ये भी ध्यान रखना है कि अंतः कोण है, ऐसे नहीं कि बाह्य कोण है, अंतः कोण जो अंदर की साइड में बने। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 और 3 और 5। अब देखो 4 कहाँ है? 4 और 6। तो ये क्या है? एकांतर अंतः कोण। देखो एकांतर यानी एक छोड़ के एक, ये तो ये हो गए। और अंतः अंदर की साइड में बने, तो 4 इधर होगा तो 6 इस साइड होगा। दूसरा 3 और 5, 3 ऊपर की साइड में है तो 5 लेफ्ट साइड में, एक राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा। तो ये अंतः है। अब बाह्य की बात करें, 1 और 7 और 2 और 8। अब 1 कहाँ है? 1 और 7 देखो अल्टरनेट है, एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड है। तो और बाह्य कोणों की बात हो रही है, इसका मतलब वो लाइंस के बाहर की साइड में होंगे। तो 1 और 7 और दूसरा पैर क्या होगा? 2 और 8। क्लियर? तो अब समझ में आ गया ना आपको इनका एकांतर अंतः कोण और बाह्य कोणों में डिफरेंस। अब तियर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अब एक ही ओर के हैं, तो 4 और 5 और 3 और 6। अब ये हो गई मेरी एकांत, ये रेखा है, और उसके एक ही तरफ 4 और 5 अंदर की साइड में है कि नहीं है, और 3 और 6 ये भी अंदर की साइड में। तो 4 और 5 और 3 और 6। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी अगर लाइन के ऊपर है तो ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में, तो ऊपर की साइड में सेम पोजीशन पे नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में ही होगा, सेम उस रेखा पे। दूसरा एकांतर कोण, एक छोड़ के एक, और अंतः एकांतर कोण है तो अंदर की साइड में बने कोण। फिर हमने पढ़ा एकांतर बाह्य कोण, एकांतर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे की साइड में बाह्य कोण है। और तियर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब उस रेखा के अंदर की साइड में जो दोनों कोण बन रहे ना, जैसे 4 और 5 और इधर है 3 और 6। क्लियर? तो तियर्क रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को क्रमागत अंतः कोण या संबंधित कोण या सह अंतः कोण भी कहा जाता है। अब अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि रेखाएं समांतर ही हो, इसमें सिर्फ हमने कोणों के बारे में पढ़ा। अब जब रेखाएं समांतर हो तो ये कोण कैसे डिफरेंशिएट होंगे? तो अगर M और N मेरी समांतर रेखाएं हैं और ये L कोई तियर्कछेदी रेखा है, तो अब कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई कोण बने। तो अब इसके बारे में 1 = 5,
2 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 8 और 3 इक्वल टू 7। अब क्यों? अब आप बताओ कि 1 और 5 बराबर होगा क्यों? क्या रीजन है? देखो जो ये वाली प्रश्नावली है ना, इसके क्वेश्चन में हमको रीजन भी लिखना जरूरी है कि आपने 1 बराबर 5 किया है, कर तो दिया, लेकिन क्यों किया वो रीजन भी आपको मेंशन करना जरूरी है कि ये भाई संगत कोण है कि एकांतर कोण है कि रेखीय युग्म है कि जो भी रीजन हो वो आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। तो आप लिखोगे 1 इक्वल टू 5 क्या है? संगत कोण। 2 इक्वल टू 6 संगत कोण। 4 इक्वल टू 8 संगत और 3 इक्वल टू 7 संगत। तो देखो, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। 2 समांतर रेखाओं को एक कोई रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो संगत कोण यानी सेम साइड में बने कोण, ये वाले पेयर, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला जैसे, तो वो समांतर होंगे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? संगत कोणों का युग्म वाली प्रॉपर्टी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं। हाँ, और संगत कोण, एक बात हमेशा ध्यान रखना, संगत कोण हमेशा F पे बनेंगे। ये देखो ऐसे F पे। अब जैसे ये F बन रहा है, ये F बन रहा है, मतलब F पे बनेंगे। और जो एकांतर कोण होता है ना वो Z पे बनते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या? संगत कोण हमेशा F शेप में बनते हैं। जैसे आप F कैसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे, और जो एकांतर कोण है वो Z पे बनेंगे। जैसे Z उल्टा भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो ये दोनों संगत और एकांतर में डिफरेंस आपको पता लगाना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, और इसका उल्टा कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखो, दोनों वाइस वर्सा कह सकते हैं कि अगर 2 रेखाएं समांतर है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे, और अगर संगत कोणों के युग्म बराबर है तो यानी वो समांतर रेखाएं, मतलब आप वाइस वर्सा दोनों कंडीशन बोल सकते हो। अब उसके बाद में ये आप एकांतर कोणों के बारे में बताया कि ये कोण है और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे, और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कौन से? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के युग्म भी आपस में बराबर होंगे। तो यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म प्रत्येक बराबर होते हैं। देखो, जैसे संगत कोणों की कंडीशन में हुआ ना, वैसा का वैसा एकांतर कोणों में भी होगा कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण समान होंगे। और इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि एकांतर कोणों के युग्म समान है तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखा होगी। ये हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो जैसे ये इसमें ये कोई एंगल Q है और ये R है, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि A, B और CD समांतर रेखा है और PQ कोई तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होगी। देखो, उल्टा भी लिख सकते हो। और यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही कोणों के अंतः कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देखो, 3-4 चीजें आपको याद रखने की है कि अंदर वाले जो कोण थे ना, अंदर की साइड में, तो वो आपस में संपूरक होंगे अगर समांतर रेखाएं हैं तो। अंदर वाले जैसे हमने पढ़ा था ना 4 और 5, ये इस वाले डायग्राम में, ये वाले में, तो इसमें 4 और 5 ये आपस में संपूरक होंगे। इसका मतलब है दोनों का योग होगा 180 डिग्री। ये वाली चीजें। अब जैसे एक ही रेखा की समांतर रेखाएं, जैसे ये कोई 1-2 समांतर रेखाएं और उसके समांतर वापस ये भी है, तो आपस में जो भी कोण संगत कोण होंगे ना वो सब बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 रेखाएं ही समांतर हो सकती है, कितनी भी रेखाएं आप ऐसे समांतर कर सकते हो। तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर है, मतलब आपस में अगर समांतर होती जाएगी तो भी वो समांतर ही काउंट होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं लोगे आप, नहीं, तो आपस में भी समांतर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज उदाहरण 4 से स्टार्ट करेंगे एंड देन 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इस थ्योरी पार्ट में आपको हमने क्या क्या पढ़ा?
समांतर रेखाएं और उनसे बनने वाले कोणों के बारे में पढ़ा। तो ये आपको कोण सारे अच्छे से पता होने चाहिए कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं और एक ही तरफ बने कोणों के युग्म क्या होते हैं, और ये प्रॉपर्टी आपको हर जगह मेंशन भी करनी है। क्लियर? तभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है 6.2 के, वो इसी पे बेस होने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट पढ़ के आना है, तभी आपको 6.2 अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से समझोगे। क्लियर? पढ़ोगे ना? तो नेक्स्ट पार्ट में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप 6.1 पूरी प्रैक्टिस करोगे फेयर कॉपी में और 6.2 के थ्योरी पार्ट आप खुद से करोगे।